सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है समय समय की हवा। समय की बात समय के हाथ कि किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान काम काज से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर लोग हंसते थे और दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। बूते की कामना और बूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। उस समय लोगों को बस इतनी ही जरूरत थी, पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान न देने के खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा। जोतो, बो, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन यह खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सभी लोगों ने जमींदार की बात रखी। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते और गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मनी मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोत कर लाया तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा आज इसकी। बस्ती की बात तो टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे इसकी। लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। मुस्कुराकर पूछा, यह फिर क्या नई मुसीबत ले आया तू? किसान ने भी उसी की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लाने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी आपको। ढक्कन हटाने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा, इसलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई होंगी। यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करिए। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगे हैं तो तू ही रख, मेरे यहां क्यों लाया? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया हूं, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे काम के लिए देरी हो रही है, शराफत से चुपचाप कलश कबूल कर लीजिए, मेरा फंदा काटिए। लगान वाली बात तो निभ गई, सो मेरे लिए यही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देते कहने लगा, देख तू फिर अन्याय की बात कर रहा है।
जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मेरी अकल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अकल ठिकाने होती तो यूं तुरंत ना नहीं करते आप। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं। इसमें ऐसे कलह की बात क्या है? जमींदार व्यंग करते हुए बोला, सारे इलाके की अक्ल का तू अकेला ही जिम्मेदार लग रहा है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसने लगे। फिर भी पंचायत बिठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने तिलमिलाते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी? मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी न्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराई जाए। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है? कैसे पंचायती की बात नहीं है? उस दिन मेरे खेत में तूने करछा गढ़ा था, तब मेरा पांव तो बेकार नहीं हुआ। चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है तो मुझे मरना चाहिए? बता। मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर किसे चढ़ेगा, तुझे या मुझे? बोल। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मुझे मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश लेकर अपने घर जा। मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूँगा। अरे खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जा सकता हूँ? ये कलश जाने और तुम। मैं तो यही गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं आता। और यह आखिरी बात कहकर वह वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था। कुछ देर बाद रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले? निकाले तो मैंने खोद कर ही। कलश अपने आप उछलकर बाहर कैसे आ जाएंगे? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वहीं हट करता रहा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन पर गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था तो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का कोई हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है तो दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेना चाहिए। अब आप फरमाए तो नहीं लूंगा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाएं? हमारा कहना मान। जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तू ही संभाल। यह अमानत मेरे किस काम की? यह तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके यह मोहरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राज्य के खजाने में जमा करने दो। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। अब तू ना माने तो तेरी मर्जी। तब वह किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता नहीं जानते हो तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? इसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा,
जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना हूं, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत का ही फल है ये। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वह तो कुछ दूसरी ही आस लेकर आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका यह आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा, और इन मोहरों का मैं क्या करूं? बेकार ही मेरे घर में जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह पे ये सातों कलश वापस गाड़ दूं। जैसी तेरी मंशा। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी, वैसा ही उसका राजा था। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और किसान ने अपने हाथों से उसी जगह कलश वापस गाड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे सभी पांचों कलश गाड़ दिए। वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे ना तो वह किसान रहा, ना वे बस्ती के लोग, और ना वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी आ गई। नया राजा और नए पंच, नई पीढ़ी और नया खून। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूं। वह आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? नासमझ तो मैं हूं, अपने पुरखों की तरह। हाँ, तू नासमझ है, वो तो मैं जानता हूं। मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बिना पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए लगता, वहां कलश हो तो मिले। सुमत सुजीत और 7 दिन पहले ही सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मुहर भी हाथ न लगती। अब दबने से तो बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच होकर बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता हूं मैं, तीसरे हिस्से की लगान चुकाता हूं। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांता कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूं मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। लाल पीली आंखें निकालते वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया, पचना वचना क्या है ठाकुर, वह तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलेगा। आखिर खुद कमाने के लिए खुद का पसीना बहाना पड़ता है। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। काफी दिनों तक आंतें और उंगलियां चिकनी रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफी खातिर तवज्जो की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म की। रात को जब पंचायत बैठी, आधी रात ढलने तक खूब धमाचौकड़ी हुई। गांव में 2 दल बन गए। आधे पंच खेत के मालिक के पास थे तो आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से के माफिक मोहरे बांटने का फैसला किया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी, वो मोहरे।
उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बेहाड़ की जमीन इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया और किसान के बेटे की तरफ पंचायत का फैसला मुड़ गया। एक बार फिर वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में खूब बही। गाछ बिरछों के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटी। नए अंकुर उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। अभी भी इस नई हवा में वह पुरानी बातें घुली हुई थीं। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब बात नहीं निपटी तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। उसने पंजे के बल उछलकर किसान के गले पर भरपूर वार किया। तलवार सपाक से गले के पार हो गई। कटा मुंह पैरों में गिर गया। भाभी की चित्कार सुनकर मंझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों के हाथों में 2 लंबे भाला थे। नौजवान जमींदार के गले में मंझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया। उसका गला आधा कट कर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर हो गया। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण पहुंचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए तो किसान के घर में छुपे हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए गए। समय समय की हवा और समय समय की बात। उस सुखी और संतोषी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगीं। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। समय समय की बात, समय समय के हाथ। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।